फिर से जय हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में राज्य की नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले क्रम में डीपीएसपी के क्रम में आज हम इसके पहले अनुच्छेद यानी जो 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके हम पहले अनुच्छेद यानी आर्टिकल 36 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 की बात करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 36 में केवल और केवल परिभाषा है। क्या है? केवल और केवल परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? तो राज्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा। कहने का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो भी डीपीएसपी है, इस 36 से 51 तक अनुच्छेद के अंदर अगर कहीं भी राज्य शब्द आता है तो उस राज्य से आप क्या अर्थ लगाएंगे या राज्य का क्या मीनिंग होगा, आज हम आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा को देखेंगे कि आखिरकार हम संवैधानिक भाषा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत अगर कहीं राज्य लिखा हुआ मिलता है तो ये अनुच्छेद 36 शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता है कि जहां कहीं भी राज्य लिखा होगा आप उससे क्या अर्थ लगाएंगे, ये परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। केवल और केवल राज्य की परिभाषा है और राज्य को विस्तृत तरीके से डिफाइन किया गया है कि हम राज्य किसे किसे कह सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, हमें और आप सबको पता है कि मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं, वहां अनुच्छेद 12 में भी मौलिक अधिकारों की शुरुआत जो 14 से हुई है समानता के अधिकार से, अनुच्छेद 12 में भी शुरू में सबसे पहले किसको डिफाइन किया गया है? राज्य को डिफाइन किया गया है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जस्ट उसके बाद संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, यानी शुरुआत अनुच्छेद की राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की डीपीएसपी की अनुच्छेद 36 से। तो वहां भी राज्य को डिफाइन किया गया, यहां भी राज्य को डिफाइन किया गया। तो आज हम देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, आखिर जबकि अनुच्छेद 12 में ऑलरेडी संविधान निर्माताओं ने राज्य को डिफाइन कर रखा है। भाग 3 आर्टिकल 12, भाग 3 आर्टिकल 12 और यहां भाग 4 आर्टिकल 36। इसको देखेंगे। 1 मिनट और, ब्लैक बोर्ड पे जाने से पहले 1 मिनट और। हमें पता है अगर कोई मकान बनाना है तो सबसे पहले उसकी नींव डाली जाती है, मजबूत नींव डाली जाती है। उस मजबूत नींव पर, समझिए बात को, अगर नींव मजबूत है तो फिर उसके ऊपर का ढांचा, पूरा मकान का निर्माण अच्छे से किया जा सकता है। तो यहाँ पर संविधान में हम मौलिक अधिकारों को नींव मान, जैसे एक मकान बनाना है तो सबसे बेस क्या होता है? नींव होती है, उसका फाउंडेशन होता है। तो मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को हम क्या कर सकते हैं? नींव मान सकते हैं। अब इस नींव पर किस नक्शे से जो आगे मकान बनेगा वो मकान होगा कैसा दिखेगा, या इस फाउंडेशन यानी नींव पर मकान
कैसा होना चाहिए, यानी हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भवन का मैप मान सकते हैं कि आने वाले समय में मौलिक अधिकार रूपी नींव डाल दी गई। आने वाले समय में फ्यूचर में राज्यों की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन सब बातों को फॉलो करके एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। ये सिखाता है हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। एक बड़ा इंपॉर्टेंट देख लें, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से कॉपी करी है? आयरलैंड से 1937। यानी जो डीपीएसपी है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी इज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। समझिए बात को, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी इज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, और आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1937 में, हमारे से पहले। अब देखिए, आयरलैंड ने भी इसे कॉपी कर रखा है। कहां से? यानी आयरलैंड, इन आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड ने टेकन फ्रॉम स्पेन, यानी इस डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया? स्पेन से। तो पहले शुरुआत कहां से हुई राज्य निर्देशक तत्व? स्पेन के संविधान में। स्पेन के संविधान से किसने प्रेरणा ली? आयरलैंड के संविधान ने शामिल किया, और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के उसको फिर शामिल किया गया हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ध्यान रखना, ये प्रश्न यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल आदि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से। यह सिलेबस के आधार पर भी बड़ा स्कोरिंग लेक्चर होने वाला है, और जॉब के लिए जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं देते हैं उनमें भी इस डीपीएसपी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 2020 का, 2017 का यूपीएससी उठा के देखेंगे तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से प्रश्न आपको मिलेंगे। आइए हम बात करते हैं डीपीएसपी की, यानी मौलिक अधिकार हमारी नींव है राज्य की, और राज्य की नीति निर्देशक उस पे इन फ्यूचर हमारा देश कैसा होगा उसका पूरा खाका है, ताना बाना है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप उत्तर में जान ले, हमने पहले पढ़ा रखा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा था। किसको कहा था? आर्टिकल 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जो पहला अनुच्छेद है 32, इसको कहा था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ऑस्टिन के अनुसार, किसके अनुसार? ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आप अनुच्छेद 32 नहीं लिखेंगे, तब आप लिखेंगे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, ऑस्टिन के अनुसार डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक ये है संविधान की आत्मा। तो दो लोगों ने आत्मा कहा, बाबा साहब ने आत्मा कहा अनुच्छेद 32 को, और ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को। ऑस्टिन विदेश के थे, विदेशों में भी ये डीपीएसपी लागू है, तो इसलिए ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा, और बाबा साहब ने किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। तो आइए, और हाँ, अब आप पूछेंगे कि बाबा साहब ने तो अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार वाले को आत्मा कहा, ऑस्टिन ने इसे संविधान की आत्मा कहा, डीपीएसपी को, तो बाबा साहब ने इसको क्या कहा? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बाबा साहब ने
इस नीति निर्देशक तत्वों को सबसे वैल्यूएबल, समझ रहे हैं ना, सबसे वैल्यूएबल जो थॉट्स हैं, सबसे वैल्यूएबल रूल्स हैं, बाबा साहब ने कहा था कि ये राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद और कहने का मतलब एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, जिनके आधार पर लोकतंत्रात्मक, समझिए, एक लोक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की क्या है, ये गारंटी है, या यूं कह सकते हैं। आइए एक बार ब्लैक बोर्ड पर, फिर लेक्चर विस्तार से। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में अनुच्छेद 36 पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे। राज्य की परिभाषा, राज्य का वही अर्थ है, अगर कहीं भी बीच में 36 से 51 में अगर राज्य शब्द आता है तो कहता राज्य का भी वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। कहने का मतलब यहाँ भी राज्य का अर्थ वही है जो अनुच्छेद 12 भाग 3 में है, और यहाँ 36 से 51 के बीच में भी राज्य का भी वही अर्थ है जो भाग 4 और 36 51 में भी राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। इनमें राज्य की परिभाषाओं और राज्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। तो फिर जैसे ये होता है ना, गाइड में आप पढ़ो प्रश्न नंबर 5, इसका उत्तर दीजिए, तो वहां उत्तर लिखा होता है कि इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 8 पर प्रश्न संख्या अमुक को देखिए। समझिए बात को। तो फिर पेज पलट के छात्र क्या करते हैं, उस उत्तर को वहां देखते हैं। अब आप यहां पलट के 12 पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पहले बता दिया गया है। तो हम यहां क्लियर करते हैं कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जो राज्य की परिभाषा है, राज्य कहा किसको किसको जाएगा, यही क्लियर करते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिसके अनुसार इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी व कार्यपालक अंग एवं सभी स्थानीय प्राधिकरण एवं देश के सभी अन्य लोक प्राधिकरण शामिल है। कहने का तात्पर्य केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार, इसके विधायी मतलब विधायिका, चाहे वो केंद्र की विधायिका हो चाहे राज्य की विधायिका हो। फिर कार्यपालक अंग यानी कार्यपालिका जो विभाग होते हैं सरकार के, यह सभी स्थानीय प्राधिकरण, लोकल जो अथॉरिटीज होती हैं, या देश के अन्य सभी लोक प्राधिकरण इस राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। ध्यान रखना। पहला, एकदम हम इसको अलग अलग एक बार पढ़ देते हैं, फिर लेक्चर विस्तार। सबसे पहला राज्य हम किसे कह सकते हैं, भारत सरकार और संसद। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार का विधायिका और कार्यपालिका आता है, जिन्हें हम राज्य कह सकते हैं। देखना, राज्य का मतलब केवल स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए तो ये पूरा अनुच्छेद ही इस नाम का दे दिया कि पहले राज्य को तो समझ लो। ये नहीं राज्य का मतलब केवल प्रांत से ले लो, स्टेट से ले लो, स्टेट गवर्नमेंट से ले लो, नहीं। शुरुआत में भारत सरकार और संसद, इसके अंतर्गत राज्य किसे कह सकते हैं, केंद्र सरकार की विधायिका और केंद्र सरकार के अधीन आने वाली सभी कार्यपालिकाओं, सभी विभागों को हम राज्य कह सकते हैं। राज्य सरकारें और विधानमंडल। इसके बाद और राज्य किसे कह सकते हैं हम, राज्य की सरकारें जिसे स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मतलब सभी स्टेट की गवर्नमेंट्स और उसकी सरकारें और उसकी विधान मंडल और उसकी विधान परिषदें। देखो, सभी राज्यों की सरकारें, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, सभी राज्य की सरकारें और उनकी विधानसभा और उनकी विधान परिषदें, इन्हें भी हम राज्य कह सकते हैं। यानी राज्य में ये भी शामिल हैं। और अक्सर लोग राज्य में सिर्फ इन्हीं को समझते हैं, राज्य सरकारों को, स्टेट को ही समझते हैं, जबकि राज्य में केंद्र
संसद, भारत सरकार, राज्य की विधायक, भारत सरकार की विधायिका और सारी कार्यपालिका भी राज्य के अंतर्गत आती है। तो क्लियर हुआ, केंद्र सरकार और उसकी विधायिका और उसकी कार्यपालिका, जो केंद्र के अधीन कार्यपालिकाएं हैं, ये सब राज्य की परिभाषा में आती है, राज्य की श्रेणी में आती है। ये राज्य की श्रेणी में जिसे अक्सर लोग समझते भी हैं, ये भी है राज्य में। फिर अगला स्थानीय प्राधिकरण, चाहे उसमें कोई पंचायतें हो, ग्राम पंचायतें हो, न्याय पंचायतें हो, नगर पालिकाएं हो, जिला बोर्ड हो या कोई ट्रस्ट हो जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम करता हो, उसकी शर्तों पर राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो, जूम करके दिखाना, नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, ट्रस्ट। अन्य प्राधिकरण भारत सरकार के नियंत्रण में काम करने वाली अन्य संस्थाएं, निकाय, जैसे LIC, ONGC है, NTPC है, सेल है, भेल है, गेल है, इस तरह से बाकी अगर कुछ नाम छूट जाते हैं तो इससे ये क्लियर कर लेना, वो प्राधिकरण जो भारत सरकार के नियमों के तहत स्थापित हैं और कार्य कर रही हैं लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, अनुच्छेद 36 का संक्षेप से पहले हम एक बार इनका चर्चा कर लेते हैं। देखो, राज्य से अब आप समझ लेना, जहां भी 36 से 51 के बीच में राज्य आएगा तो इन्होंने एक अनुच्छेद ही बना दिया कि भैया राज्य क्या क्या होते हैं, इसे समझ लो। राज्य का मतलब भारत की केंद्र सरकार होती है, केंद्र की विधायिका होती है, उसका मंत्रिमंडल होता है और केंद्र के अधीन आने वाली उसकी कार्यपालिकाएं होती हैं। यहाँ हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है। दूसरा, राज्य के अधीन इस देश, भारत देश के सभी स्टेट्स की जो सरकारें हैं, उसकी विधानसभाएं हैं, उसका विधानमंडल है और उसका विधान परिषदें हैं, ये राज्य के अंतर्गत आएंगी। और फिर तीसरा देखो, स्थानीय प्राधिकरण, यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज की बात की गई है। स्थानीय प्राधिकरण में जो नगरीय प्रशासन होता है, लोकल प्रशासन, लोकल अथॉरिटीज होती हैं, चाहे वह नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निकाय हो, क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, समझिए बात को, या कोई ट्रस्ट हो, ये सब राज्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे। यानी जो अपने क्षेत्र, जिनकी एक सीमा, एक क्षेत्र तय हो और उस क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें अपना नियम कायदा लागू करने की पूरी छूट होती है, यानी उसके अंतर्गत उनका अधिकार चलता है और वो अपने को आर्थिक रूप से भी मजबूत रखती हैं, ताकि नीति निर्देशक तत्वों की जो बातें हैं लोक कल्याणकारी राज्य की, उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए इन योजनाओं को लागू करें, इन बातों को लागू करें जो 36 से 51 के बीच में दी गई है, ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है वो साकार हो सके। फिर देखिए यहाँ नीचे जो सरकारी संस्थाएं जो भारत सरकार के अधीन हैं, LIC है, घेल है, बेल है, सेल है, जो भी हैं, जितने भी स्वायत्त भारत सरकार के उपक्रम कह सकते हो, भारत सरकार के उपक्रम कह सकते हैं, ये सभी राज्य के अंतर्गत आएंगी। घूम गया ना माथा? अब आप राज्य से केवल स्टेट को समझते थे, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, समझिए बात को। आप सोच रहे थे केवल यही राज्य है, नहीं। संविधान की भाषा में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जहां भी राज्य आएगा, राज्य का मतलब ये सारा जो अभी हमने बताया। और अनुच्छेद 12 में भी हूबहू सेम यही बताया गया है कि भारत के संविधान में कहीं भी राज्य लिखा हुआ आएगा तो राज्य का मतलब ये सारा होगा। इसलिए आप अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। राज्य का मतलब केवल स्टेट से, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, केवल स्टेट से मतलब नहीं है। राज्य के ये तो आते ही आते हैं राज्य के अंतर्गत, क्योंकि इनका भी अपना एक क्षेत्र है, इसमें अपना ये प्रशासन और पूरी व्यवस्था, नियम कायदा लागू करते हैं, टैक्स लेते हैं, समझ रहे हैं, अपने को पैसे से सशक्त बनाते हैं, फिर पैसे से आर्थिक रूप से मजबूत बना करके अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए क्या करते हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हैं। तो ये सब आपने देख लिया, राज्य का तो मतलब हुआ ये। अब इसकी मुख्य बातें 1 मिनट को ध्यान दो। संक्षेप में अनुच्छेद 36 का उद्देश्य अलग से कोई नया अधिकार बनाना नहीं, ध्यान रखना।
अनुच्छेद 36 का उद्देश्य अलग से कोई नया अधिकार या नियम बनाना नहीं, यानी अनुच्छेद 36 भारत के संविधान पार्लियामेंट ने जो नियम कायदा कानून अनुच्छेद बना दिया है उससे अलग कोई नियम कायदा कानून बनाना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि नीति निर्देशक तत्वों यही स्पष्ट करते हैं, यही दिशा निर्देश देते हैं कि सरकार और उनकी जो भी संस्थाएं हैं, सरकार और उनकी जो भी संस्थाएं, यहां से यहां तक हमने बताई आपको, सरकारें और उनकी सभी संस्थाएं जो भी नीतियां बनाते समय किन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना चाहिए। कहने का मतलब अनुच्छेद 36 का उद्देश्य अलग से कोई नीति या कानून बनाना नहीं है। अनुच्छेद 36 का तात्पर्य केवल और केवल सभी सरकारों और उससे जुड़े निकायों या प्राधिकरणों को ये निर्देशित करना है कि अपने अपने क्षेत्र में नीतियां या कानून बनाते समय जो नीतियां आप लागू करोगे, इस बात को पकड़ो, जो भी नीतियां सरकारें या इनसे जुड़े प्राधिकरण या लोकल अथॉरिटीज जो भी नीतियां अपने यहां लागू करेंगी, उनको ये निर्देशित करना है कि नीति निर्देशक तत्वों के किस तत्वों का पालन आपको करना चाहिए। अनुच्छेद 36 का मूल मंतव्य यही है। फिर से समझ लो सारांश इसका। सभी सरकारें, सभी स्थानीय प्राधिकरण, सभी नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर क्षेत्र, जिला पंचायत, नगर पालिका, सबको जितना भी हमने बताया, ये सब अगर नीतियां बनाएंगी तो नीति निर्देशक तत्व में जो लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है, इसको ध्यान में रखते हुए ये सभी नीतियां बनाएंगी और नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेंगी ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके और सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो सके, ताकि गैर बराबरी जो असमानता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो गैर बराबरी है, वो खाई समाप्त हो और सभी क्षेत्र में, चाहे वह भारत की बात हो, स्टेट्स की बात हो, प्राधिकरण की बात हो, पंचायतों की बात हो, उन्हें इस बात को ध्यान रखना है कि अपने अपने क्षेत्र में लोक कल्याणकारी नीतियां बनाइए, उसे लागू करिए। इसका मूल उद्देश्य यही है कि आपस में, समाज में जो अमीर गरीब, ऊंच नीच, इन सब की भावना है, ये समाप्त हो सके और एक सशक्त समानता का जो राष्ट्र है वह विश्व के परिदृश्य पे उभर कर भारत के रूप में दुनिया के सामने आए और पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल प्रस्तुत हो कि भारत एक ऐसा देश है जो नीतियां और कानून बनाते समय हमेशा लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को हमेशा ध्यान देता है और उसका असर उसकी नीतियों में झलकता है और उसका परिणाम आज दुनिया के सामने है। यह नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य एक बार फिर से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करना, यही मूल मंतव्य है। ध्यान रखना, कोई पूछे इसका मतलब क्या है डीपीएसपी का तो बता देना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यानी वेलफेयर स्टेट्स, समझना बात को, वेलफेयर स्टेट्स की स्थापना करना और सामाजिक, आर्थिक, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सुनिश्चित करना। नीति निर्देशक तत्व की बात हमने अभी करी, इसका लगभग डिटेल्स हमने आपको सारी बता दी कि राज्य कहते किसे हैं,
और नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या है, संक्षेप में भी हमने बता दिया। कोई नया कानून नियम बनाना नहीं है। सभी सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों आदि निकायों को नीतियां बनाते समय या लागू करते समय इन अनुच्छेद 36 से 91 डीपीएसपी को ध्यान में रख करके नीतियां लागू करनी है, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना साकार हो सके, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित हो सके, गैर बराबरी दूर हो सके, सभी लोग एक समान, एक इक्वल स्थान पे सबको बराबरी हो, चाहे वो सामाजिक दर्जे से हो चाहे आर्थिक दर्जे से हो। तो इसमें अब हमने बात करी अनुच्छेद 36 की, तो आइए थोड़ी सी बड़ाई हम कर लेते हैं अनुच्छेद 36 की। 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पे देखो। संक्षेप में तो ये हमने बता दिया। मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स क्या है अनुच्छेद 36 का। अनुच्छेद 36 कहता है भैया भाग 4 की शुरुआत ही हमसे होती है। अनुच्छेद 35 तक तो मौलिक अधिकार है। जैसे ही डीपीएसपी शुरू होता है तो अनुच्छेद 35 से ही, अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार, और ये कहता है भाग 3 35 पे खत्म होता है और भाग 4 का अनुच्छेद हम 36 बोल रहे हैं भैया। अनुच्छेद 36 हमारी ये विशेषता है कि अनुच्छेद 36 मानी मारे से ही पार्ट 4 की शुरुआत हो रही है। भाग 4 के संविधान के भाग 4 की शुरुआत हो रही है। फिर दूसरी बात कहता है अनुच्छेद 36 कहता है हम ही हैं जो ये क्लियर करते हैं कि जैसा तैसा अनुच्छेद 12 में भाग 3 में कहा गया था राज्य के बारे में, हम भैया अनुच्छेद 12 भाग 3 से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। जैसा राज्य की परिभाषा उन्होंने बताई, हमारे अनुसार भी राज्य की परिभाषा भी वही है। हमने बड़ी डिटेल्स में आपको बता भी दिया। तो हम तो अनुच्छेद 36 की बड़ाई, जैसे कोई होता है ना, अरे हम ये हैं, जैसे कोई लड़का लाइन में आगे खड़ा रहता है तो उसे ये वो होता है कि लाइन तो हमारे यहां से शुरू होती है, तो अनुच्छेद 36 क्यों नहीं अपनी बड़ाई करेगा भाई। डीपीएसपी शुरू भी यहीं से होता है, अनुच्छेद 36 से। राज्यों को डिफाइन करने का, राज्य को परिभाषित करने का भी काम कर देता है ये शुरुआत में ही डीपीएसपी में। फिर इसकी तीसरी विशेषता क्या है ये देखिए। अनुच्छेद 12 का संदर्भ ये कहता है भैया राज्य की जो परिभाषा हमने दी है, गफलत में मत रहना, हमने भी वही बताया है जो अनुच्छेद 17 का, अनुच्छेद 12 भाग 3 वाला है, वही हमारे भाग 4 में भी अनुच्छेद 36 में जो हम राज्य की परिभाषा बता रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसी है। किसी को कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। 12 में जो राज्य की परिभाषा आपने जान ली, मैंने भी उसकी हाँ भर दी, वही है बिल्कुल। अगली बात देखिए, लास्ट विशेषता बताता है अनुच्छेद 36 व्यापन उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। कहता है अनुच्छेद 36 हम ही तो हैं जो राज्यों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण करते हैं कि भैया राज्य जो भी आप नीतियां बनाओगे ना, बड़ी जिम्मेदारी से बनाना, बड़ी जिम्मेदारी से बनाना और बड़ी जिम्मेदारी से उसे लागू करना। कहीं भी किसी प्रकार की असमानता ना हो। आप जो भी नीतियां लागू करोगे लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से सबको बराबरी पर लाने के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है नीति निर्देशक तत्वों के मद्देनजर, डीपीएसपी के मद्देनजर। तो इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की नीतियां बनाओगे, ये जवाबदेही अनुच्छेद 36 कहता हम तय करते हैं राज्यों की, और ये भी तय करते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप नीतियां बनाओ, इसे लागू करो, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी सुनिश्चित हो सके। ये सब उत्तरदायित्व कौन देता है? अनुच्छेद 36। लो भैया अनुच्छेद 36 की भी बड़ाई हो गई। तो इस तरीके से हमने पूरे आर्टिकल 36 की बात आपको
बताइए, एक बार 2 बार इस लेक्चर को ध्यान से सुनना, फिर आपको अनुच्छेद 36 के बारे में कहीं कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। पूरा का पूरा लेक्चर ऐसे तैयार हो जाएगा जैसे कि आप कहानी सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? कहानी। 1 बार 2 बार 3 बार इस पूरे लेक्चर को सुन लो, फिर पता चलेगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की शुरुआत जहां से होती है अनुच्छेद 36, जहां राज्यों की परिभाषा और नीति निर्देशक तत्वों की नैतिकता आदि की बात बराबरी की बात है, ये सब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। काफी अच्छा लेक्चर आपको लगेगा अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तब। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, YouTube पे है तो भैया लाइक कर लो। दूसरा काम आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लो, और तीसरा है इसका बेल आइकन भी दबा लीजिए। कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और थोड़ा सा समय निकाल कर, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर नहीं भी अच्छा लगा हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। आपका ये कमेंट हमारे लिए फ्यूल का काम करेगा, ऑक्सीजन का काम करेगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट यूट्यूब पर हैं। तो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और अंत में हमें फॉलो करना ना भूलिए। एक बार आप फॉलो करिए, पूरे आपको डे बाय डे ऐसे नॉलेजफुल, परीक्षा के लिए उपयोगी, जॉब के लिए उपयोगी लेक्चर और जीवन के लिए, सबसे बड़ी बात, आप परीक्षार्थी नहीं भी हैं तो भी आपके जीवन के लिए उपयोगी लेक्चर डेली मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।